बीबीसी दुनिया में आज देखिए, यूक्रेन में बिछा है बारूदी सुरंगों का जाल। यूक्रेन में बिछी है जानलेवा बारूदी सुरंगें, हटाने में लग सकते हैं कई दशक। जान हथेली पर रखकर घर से निकलने की मजबूरी, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। यूक्रेन में लोगों के मन में बारूदी सुरंगों की दहशत की करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को फिलहाल घर ही में रहने को कहा। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के काम करने पर लगाई है पाबंदी। अफगानिस्तान में अपने कामकाज जारी रखे या ना रखे, यूएन कर रहा है समीक्षा। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान के चरमपंथियों के हमले में 4 पुलिसकर्मियों की मौत। बलूचिस्तान प्रांत में पुलिस छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मी आए निशाने पर। तालिबान कमांडर को ढूंढने के लिए की गई थी छापेमारी। तालिबान कमांडर की भी मौत। बलूचिस्तान में बढ़ रही है चरमपंथी हमले की घटनाएं। म्यांमार में सेना के हवाई हमले में बच्चों समेत कम से कम 50 लोगों की मौत। सागैंग इलाके में एक गांव पर गिराया गया बम। सैन्य शासन का विरोध करते रहे यहाँ के लोग। हाल ही में सेना ने विरोधी इलाकों पर बढ़ाए हैं हमले। पिछले 24 घंटों में भारत में आए कोरोना संक्रमण के 5,676 नए मामले। देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 37,000 से ज्यादा। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। जंग को अक्सर तबाही का दूसरा नाम कहा जाता है और ऐसी ही तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं यूक्रेन में। 1 साल पहले जहां लोगों की जिंदगी के निशान होते थे, वहां अब बर्बाद इमारतें दिखती हैं। हालांकि जंग से तबाही बरसों तक मिटती नहीं, खासतौर पर तब जब जमीन के नीचे बिछी हों बारूदी सुरंगें, जिन्हें हटाने में लग सकते हैं कई दशक। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। जितना बड़ा इलाका इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का है, उससे भी बड़े इलाके में बिछी हैं जानलेवा बारूदी सुरंगें। यूक्रेन का कहना है कि उसके लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में ऐसी सुरंगें हैं। इनमें से ज्यादातर बारूदी सुरंगें खार्किव इलाके में बिछी हैं, जिन्हें हटाने में सालों लग सकते हैं। देखिए यूक्रेन से बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस की यह रिपोर्ट। जमीन के नीचे तलाश जारी है, जहां छिपी हैं बारूदी सुरंगें। ये बहुत जोखिम भरा काम है। सुबह मेरे परिवार ने मुझसे बात की और कहा कि मैं सावधान रहूं। उनकी ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। पहले हम दूसरे विश्व युद्ध के गोले खोजते थे और अब नए जमाने का गोला बारूद है। हमें लगातार सीखना पड़ता है, क्योंकि हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जिनसे हमारा पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। ये बालकलिया की जमीन है। ये उन जगहों में से एक नहीं है जहां कभी भीषण लड़ाई हुई थी, लेकिन यहाँ उन बारूदी सुरंगों की खोज जारी है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक प्रतिबंधित हैं। ये मामूली लगती हैं, लेकिन इनसे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। यूक्रेन के इस हिस्से ने आजादी के साथ साथ कब्जे के भी दिन देखे हैं। इजियम शहर के आसपास दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्रतिबंधित बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन इन आरोपों से इनकार करता है। खस्ताहाल अस्पताल में बारूदी सुरंगों के शिकार भर्ती हैं। मिकोला ने अपने घर के बागीचे में एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था। सब कुछ तबाह हो गया। घर कार गाय सब खत्म हो गया। जो मेरे पास था सब बर्बाद हो गया, जिसे दोबारा बनाना संभव नहीं है। मेरे पोता पोती यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि हर जगह बारूदी सुरंगें हैं। यहाँ चल रहे लेक्चर में लोग इस खतरे के बारे में अधिक से अधिक जानना समझना चाहते हैं। मैं बहुत सावधान हूँ। मैं यहाँ वहाँ ज्यादा नहीं घूमती और एक ही रास्ते का इस्तेमाल करती हूँ। मैं डरी हुई हूँ। मेरा 16 साल का लड़का है। वो जब बाहर निकलता है तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। मैं उसे बारूदी सुरंगों के बारे में बताती हूँ। मैं चाहती थी कि वो भी यहाँ इस बारे में सुनता।
और यहाँ बालकलिया में ओलेक्जेंडर का एक काम फिलहाल पूरा हुआ। लेकिन ऐसी तमाम बारूदी सुरंगों को खत्म करने में शायद कई दशक लग जाएंगे। और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस। इस बात को लेकर आम सहमति है कि यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को महफूज मानने में अभी कई साल लग जाएंगे। इस बात का अंदाजा आप इजियम शहर के उदाहरण से लगा सकते हैं, जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद बीते 70 साल से हर महीने ही विस्फोटक खोज कर निकाले जा रहे हैं। हम हर दिन रेस्क्यू टीम के साथ जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वो हैंड ग्रेनेड और मिसाइलें खोज रहे हैं। लोग उनके पास मदद मांगने के लिए आते हैं और वो एक एक सड़क की जांच करते हैं। ये कभी ना खत्म होने वाला काम है। इसका मतलब ये है कि ये संघर्ष किसी मुकाम पर पहुंचकर यदि खत्म हो भी जाए, तब भी इस छिपे हुए खतरे की वजह से लोग जख्मी होते रहेंगे। और आइए जानते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो बारूदी सुरंगों से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान, बोस्निया हर्जगोविना, कंबोडिया, क्रोएशिया, इराक, टर्की और यमन में 100 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। लेकिन चूंकि यूक्रेन और इथियोपिया में संघर्ष जारी है, इसलिए वहाँ बारूदी सुरंगों की सटीक संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इन दोनों ही देशों में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। सिर्फ बारूदी सुरंगें ही नहीं, जंग में हुई तबाही की और भी तस्वीरें हैं। किस तरह यूक्रेन में युद्ध की बर्बादी हुई है, उसे आप दुनिया के किसी भी कोने से देख सकते हैं। और ऐसा हो पाया है द अनडिनाइबल स्ट्रीट व्यू की वजह से, जो गूगल स्ट्रीट व्यू की तर्ज पर बना है। इसमें एक पूर्व गूगल फोटोग्राफर ने जंग से बर्बाद हुए इलाकों की तस्वीरें ली हैं, जिसमें आप पहले और जंग के बाद की तस्वीरें देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंग ने यूक्रेन का क्या हाल किया है। और इस प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से को यूक्रेन की सरकार ने फंड किया है। अमेरिका और फिलीपींस कर रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास। और ये ऐसे वक्त हो रहा है जब प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन का रुख आक्रामक हो रहा है। 2 हफ्ते चलने वाली इस ड्रिल में 17,000 सैनिक शामिल होंगे। पिछले साल फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के राष्ट्रपति बनने के बाद फिलीपींस अमेरिका के और करीब आया। हालांकि ये युद्ध अभ्यास ताइवान के आसपास चीन के बड़े पैमाने पर अभ्यास से पहले ही तय हो चुका था। लेकिन इस युद्ध अभ्यास की टाइमिंग ने प्रशांत क्षेत्र में चिंता और बढ़ा दी है।
और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता शाइमा खलील। Balikatan exercises, they announced that they're going to be their biggest ever. They're going to involve 17,000 troops. ये बालिकतान अभ्यास, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होने वाला है। इस ड्रिल में 17,000 सैनिक शामिल होंगे। ये दक्षिण चीन सागर में डूबे एक जहाज पर होगा, जहां से लाइव फायरिंग की जाएगी। इस साल की शुरुआत में अमेरिका का फिलीपींस के साथ रक्षा सौदा होने के बाद इस युद्ध अभ्यास पर सहमति बनी थी, लेकिन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी वायु शक्ति का इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन इससे ज्यादा नाजुक वक्त पर नहीं हो सकता था। ये क्षेत्र बहुत तनावपूर्ण है। ये एक व्यस्त व्यापारिक मार्ग है जिस पर चीन अपना हक जताता रहा है, और चीन पहले ही जता चुका है कि वो इस अभ्यास से नाखुश है। हालांकि फिलीपींस ने चीन को ये आश्वस्त किया है कि यह अभ्यास सिर्फ अपने देश की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो दो चीजें हैं। पहली तो ये कि इस अभ्यास ने साउथ चाइना सी क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है, और दूसरा अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि दोनों ही प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। Increasingly heightened tension between the US and China as those two powers are trying to bolster their military power here in the Indo-Pacific. और अब बात एक ऐसे ब्लड टेस्ट की जो कैंसर के कई मरीजों को राहत दे सकता है, खासकर बॉवल, ब्रेस्ट और लंग कैंसर के मरीजों को। इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि सर्जरी से ट्यूमर निकल पाया है या नहीं। इससे मरीजों को कीमोथेरेपी से भी छुटकारा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में इस टेस्ट के सकारात्मक नतीजे आए, जिसके बाद यूके में कई जगहों पर यह ट्रायल किया जा रहा है। देखिए बीबीसी संवाददाता फर्गस वॉर्ड की रिपोर्ट। कैंसर के साथ जीना आसान नहीं है। 1 साल से बेन को कैंसर के साथ जी रहे हैं। उन्हें बाउल कैंसर है, लेकिन कमाल की बात है, इसके बावजूद मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। एक सफल सर्जरी के बाद बेन जैसे कैंसर के मरीजों को इंट्रावीनस कीमोथेरेपी दी जाती है, जिससे उनके शरीर में बचे हुए किसी भी कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सके। लेकिन एक नए तरीके के ब्लड टेस्ट से पता चला है कि वो कैंसर फ्री हो गए हैं। बेन लंदन में एक हेयर सैलून चलाते हैं। इस तरह के टेस्ट से उन्हें काफ़ी राहत मिली है, वरना कीमोथेरेपी से उन्हें कई तरह के साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ते। अगर मुझे थेरेपी लेनी पड़ती तो मैं आगे झेल नहीं पाता, लेकिन मेरे हाथों में कोई सिहरन नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। बेन रॉयल मार्सडेन अस्पताल में चेकअप कराते हैं, जो दर्जनों अस्पतालों के साथ मिलकर कैंसर के इस ब्लड टेस्ट का ट्रायल कर रहे हैं। इसका जो नतीजा होगा, उसकी मदद से यूके में हजारों बाउल कैंसर के मरीजों का इलाज करने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की ट्रायल से हमें ये सबूत मिलेगा कि कैसे तकनीक की मदद से और लिक्विड बायोप्सी से उन मरीजों को कैसे फालतू की कीमोथेरेपी से बचाया जा सकता है, जिनकी स्टेज 3 की कैंसर के बाद सर्जरी हुई हो। लेकिन आखिर ये पता कैसे चलेगा कि बेन जैसे लोग अब कैंसर फ्री हो गए हैं? ये ब्लड टेस्ट खून में बहने वाले ट्यूमर के डीएनए के छोटे हिस्सों को तलाशता है। अगर ये खून में ना दिखे तो कैंसर का रिस्क कम होता है। सूजन विंटर एक आर्टिस्ट हैं। उन्हें भी बाउल कैंसर के बाद सर्जरी करानी पड़ी, लेकिन इस ब्लड टेस्ट की वजह से उन्हें कीमोथेरेपी नहीं करानी पड़ेगी। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ। मुझे पता है कीमोथेरेपी से कितना नुकसान होता है। बड़ा भयानक होता है। इसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है। आज भी कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की जरूरत होती है, लेकिन अगर ये ब्लड टेस्ट ट्रायल कामयाब रहा तो हजारों मरीजों को फायदा होगा। एक कहानी सुनिए। एक शख्स जो पिछले 12 सालों से बीएमसी में बतौर सफाई कर्मचारी काम करता रहा, अब पीएचडी के लिए ब्रिटेन की लैंकास्टर यूनिवर्सिटी जा रहा है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। इस कहानी के असल पात्र हैं मयूर हेलिया। मयूर के पिता एक सफाई कर्मचारी थे, जिनके निधन के बाद मयूर को उनकी जगह नौकरी मिली। लेकिन मयूर का सपना कुछ और था, और उन्होंने ठान लिया था कि वो जिंदगी में अपने सपने को पूरा करके रहेंगे। देखिए हमारे सहयोगी पत्रकार शाहिद शेख की मुंबई से रिपोर्ट। मैं ये नहीं चाहता कि जो मैं जिस चीज़ों से मैं गुजरा हूँ मेरे भाई या बहन गुजरे, है ना, बिना किसी चॉइस के मिल गई। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, कर लेते हैं। पहला दिन तो जो था वो हॉरिबल था। तो वो उस पहले दिन ही, वो कहते हैं ना ट्रिगर पॉइंट, वो पहला दिन ही था जब मुझे लगा कि ये काम तो नहीं करना है। तो वहाँ से मेरी जद्दोजहद शुरू हुई कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ, ताकि
क्लैरिकल में या कुछ छोटा मोटा प्रमोशन लेके आई गेट आउट ऑफ दिस थिंग। मयूर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अपना काम करते थे और दिन में वो कॉलेज जाया करते थे। वो कहते हैं कि उनके सहयोगियों ने उनकी मदद की और पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। जो जितने भी मेरे साथ वाले सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी मेरे कोवर्कर्स हैं, उन्होंने मुझे हमेशा मैं ये जब उन्होंने मेरा फेलिसिटेशन किया तभी मैंने उनको कहा कि अगर आप नहीं होते तो सही में मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि उनमें से कितनों ने मेरे लिए कितने ही दिन सादा काम किया है। मुझे ये कह दिया है कि आज एग्ज़ाम है तो आप थोड़ा कर लो, ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। मयूर ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी की और अब सैनिटेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े एक प्रोजेक्ट में पीएचडी करने के लिए ब्रिटेन की लैंकास्टर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। वो अपनी सफलता का श्रेय माँ को देते हैं, जिन्होंने तीनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। बुरा लगता था कि मेरे बच्चों ने जो काम, मैंने कभी जमीन पे पैर नहीं रखने दिया था जिस बच्चों को कि पैर मैले हो जाएंगे, भाई बाहर मत जाओ बिगर चप्पल के। वो बच्चे गंदगी उठाते हैं, गंदगी में हाथ डालते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता था और दिन रात मेहनत करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था काश मेरे पास पैसा होता तो मैं जॉब नहीं करने देती और उनको इतना पढ़ाती कि मैं जो चाहती हूँ करके दिखाए मेरे बच्चे। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।